स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि आज हम लोग क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और बेहतरीन कंसेप्ट करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न आपको हमेशा से अलग अलग फॉर्मेट में पूछा ही जाता है, तो क्यों ना एक बार इसे हम विस्तृत ढंग से चर्चा कर लें, ताकि किसी भी फॉर्मेट में जब सवाल किया जाए तो हम उन प्रश्नों का सही और सटीक जवाब दे सकें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है, यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, और शॉर्ट में इसका जो है बहुत फेमस नाम है PPC। ठीक है, हालांकि इसके अन्य भी कई सारे नाम हैं जो कि हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उत्पादन संभावना वक्र जो है एक सिर्फ वक्र है, और इसका हम लोग आज जिक्र करने वाले हैं। अंग्रेजी में इसको मैंने कहा क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और शॉर्ट में इसे मैंने क्या कहा, PPC। तो ये जो है आपको केवल ध्यान में रखना है यहाँ पे। अब चलिए हम जो है डिस्कस कर लेते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है। देखिए, देश के अंदर ना करोड़ों लोग हैं। अब उन करोड़ों लोगों की आवश्यकताएं तो देश में जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, उसी से तो पूरा करना है। तो हम जानते क्या हैं कि देश में रिसोर्सेस की मात्रा तो सीमित है, और देश के लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की वस्तुएं चाहते हैं, अलग अलग तरह की सेवाएं चाहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज का अनलिमिटेड यूजेज भी है, बहुत सारा प्रयोग भी हो सकता है, वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकता है। तो इसी के चलते जो है हम लोग उत्पादन संभावना वक्र के जो है सिद्धांत को पढ़ते हैं, और यहाँ से यह पता लगा पाते हैं कि अगर हमने करोड़ों वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं का चुनाव कर लिया उत्पादन करने के लिए, तो हम किस वस्तु का अधिक उत्पादन करेंगे और किस वस्तु का कम उत्पादन करेंगे। ठीक है, ये देख करके काम किया जाएगा कि अर्थव्यवस्था का संरचना किस प्रकार से है। ये सब हम आपको आगे वीडियो में जो है ज़रूर बता देंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जो है ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी हम वीडियो अपडेट दे देंगे। तो आज देख लीजिए आप क्या कि उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते किसको हैं। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिए एक चीज़ और, कि आप जब भी आंसर राइटिंग करें इस प्रश्न का, तो आप सेगमेंट को समझ लीजिए। तो पहला सेगमेंट इसका क्या है, उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा। तो पहले हम लोग जो है यानी कि हालचाल जानेंगे थोड़ा सा कि ये उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है, और उसके बाद इसका जो है मान्यता देखेंगे, फिर टेबल और डायग्राम, फिर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और उसके बाद की वीडियो में जब हम अगली वीडियो अपडेट देंगे आपको, तो वहाँ पर हम उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं ये सब जिक्र कर देंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग सेगमेंट में यानी कि वीडियो हो सकता था, लेकिन हमने पूरी कोशिश किया है कि आपको उत्पादन संभावना वक्र इस वाली वीडियो में समझा दें, और फिर उसके बाद जो वीडियो अपडेट हम देंगे उसमें आपको विशेषताएं बता देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं डेफिनेशन, फिर मान्यताएं, टेबल, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो लंबी हो सकती है, ध्यान रखिएगा, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन पूरे कंसेप्ट और कंटेंट को देखने के बाद, समझने के बाद, मैं ये गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि आपकी परीक्षा में कोई भी अंक के प्रश्न रहें वो नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्पादन संभावना वक्र की हमने परिभाषा किस प्रकार से लिखा है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो क्या कहते हैं भाई, उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र है जो दो वस्तुओं के, ध्यान रखिए कितनी वस्तुओं के, दो वस्तुओं के उत्पादन संभावनाओं एवं संयोगों को दिखलाता है। दो वस्तुओं के, है ना, उत्पादन संभावनाओं एवं संयोगों को दिखलाता है, और इन संयोगों को दी गई तकनीक तथा संसाधनों द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि हमने इसे अगर अंग्रेजी में पढ़ना है तो हम कैसे देखेंगे भाई, क्या लिखा है हमने लिखा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, एक कर्व है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बोल सकते हैं, दैट शोज, जो दिखलाता है द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, जो कि दो वस्तुओं के विभिन्न उत्पादन संभावनाओं एवं संयोगों को दिखलाता है। किसको, संभावनाओं
एवं संयोगों को दिखलाता है कि हम एक वस्तु का अधिकतम उत्पादन अगर कर लिए तो दूसरे का उत्पादन क्या होगा, और दूसरे का अगर उत्पादन हमने अधिकतम कर लिया तो पहले वस्तु का उत्पादन स्तर क्या होगा। तो ये जो है संयोग को बताता है वक्र, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, और इन गुड्स का या फिर इन जो दो गुड्स का हम जिक्र कर रहे हैं इनका प्रोडक्शन किया जा सकता है, यानी कि दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ अ गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, और जिसके लिए क्या दिए हुए हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी दी हुई है ना, कि किस तरीके से हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, श्रमगत तकनीक लगाने वाले हैं कि पूंजीगत तकनीक लगाने वाले हैं। गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी देने का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी यहाँ पर फिक्स्ड हैं, इसमें बीच में कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। बात समझ गए। अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग कुछ एजम्पशन में भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक एक करके आपको एजम्पशन तो विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 अंक या फिर 3 अंक के सवाल स्पेशली एजम्पशन से केवल पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है कि उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं निम्नलिखित हैं, यानी कि द फॉलोइंग आर द एजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि पीपीसी का एजम्पशन क्या होगा, क्या मान करके चला है ये सिद्धांत। यहाँ पर एक एक करके टू दी पॉइंट बातों को ध्यान में रखिएगा। पहली बात क्या है कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों की मात्रा निश्चित है, यानी कि रिसोर्सेज का जो अमाउंट दिया हुआ है वो जो है फिक्स है, उसमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि संसाधनों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, या फिर हम सीधे तौर पर बोल रहे हैं जैसे क्या कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों की मात्रा निश्चित है, या फिर बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में संसाधन की मात्रा दी गई है, यानी कि द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्या बोल रहे हैं, द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी इज फिक्स्ड, ठीक है ना। चलिए अब दूसरे एजम्पशन देख लेते हैं। दूसरी मान्यता क्या है कि संसाधनों को एक वस्तु के उत्पादन से हटाकर हम दूसरी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग कर सकते हैं। दैट मीन्स कि रिसोर्सेज कैन बी डाइवर्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी एंड यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी। जैसे कि मान लीजिए कि हमें जो है गेहूं का भी प्रोडक्शन करना है और हमें मान लीजिए कि चावल का भी प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में बताइए कि हम लेबर को कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं। तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि हम लेबर को जो है वो गेहूं के प्रोडक्शन में लगा दें या फिर चावल के प्रोडक्शन में लगा दें। इस तरीके से मतलब दो अलग अलग ये वस्तुएं हैं, तो अगर हमने गेहूं के प्रोडक्शन के लिए लेबर को लगा दिया तब तो फिर यहाँ नहीं लगा पाएंगे, और हमने अगर जो है चावल के प्रोडक्शन के लिए लगा दिया तो फिर गेहूं के प्रोडक्शन के लिए नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर मेरा मन कर रहा है कि भाई कुछ जो है साधन यहाँ पर चल करके काम कर ले, या फिर यहाँ पर अगर काम पहले से कर रहा है तो वो यहाँ पर चल करके काम कर ले, तो हम ऐसा रिसोर्सेज को यानी कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन कमोडिटी के प्रोडक्शन से दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए। क्लियर है ना ये बात। तो यहाँ पर ऐसे ही हम जो है रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला जो है एजम्पशन क्या लिया गया है, अगली मान्यता है कि संसाधनों की तकनीक जो है वो दी गई है, समझ लीजिए तो संसाधनों की दी गई मात्रा से, यानी कि जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों की मात्रा से केवल 2 ही वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा एजम्पशन लिया गया है क्या कि अर्थव्यवस्था में तो करोड़ों वस्तुएं हैं, लेकिन जो संसाधन की मात्रा दी गई है उससे केवल 2 ही वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। क्योंकि हम लोग हमेशा से उत्पादन को समय अवधि के साथ रिलेट करते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि समय जो है ना बड़ा बलवान है भाई, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, इसको तुम पहचान रे भैया, इसको तुम पहचान। यही हम आप लोगों से भी कहते हैं कि ये संसाधन ही है, हमारा जो समय है वो क्या है, एक तरह का संसाधन ही है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। और संसाधन में केवल यहाँ पर जो है नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानवीय संसाधन की भी बात कर रहे हैं, भौतिक संसाधन की भी बात कर रहे हैं जो कि औजारों या फिर मशीनों के रूप में होता है, मानव की बात कर रहे हैं यानी कि जैसे मानवीय संसाधन कह रहे हैं मजदूर के रूप में। तो ये सब सभी जो है वो संसाधन की मात्रा दी गई है और उनसे केवल जो है देश में 2 ही वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है, ठीक।
ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसी चीज़ को अंग्रेजी में देख लें। बोला है कि टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, यानी दी गए संसाधन के अंतर्गत केवल दो ही वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। ये भी उत्पादन संभावना वक्र की एक मान्यता ही है। अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट एजम्पशन क्या लिया गया है, इस पर ध्यान कीजिए। यहाँ पर बोल रहा है कि उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण, है ना, भरपूर यानी कि और कुशलतम प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स कि अवेलेबल रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड इफिशिएंटली यूज्ड, यानी कि संसाधन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, पूरा का पूरा भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। और जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस है ना, यानी कि उसमें से हम वेस्ट कम जाने दे रहे हैं, है ना। जैसे लेबर है तो लेबर का हम समय खराब नहीं कर रहे हैं, लेबर को अच्छे से काम करने के लिए दे रहे हैं उनकी क्षमता के अनुरूप। अगर हमारे पास मान लीजिए कि भूमि है तो भूमि का भी हम भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि एक तो हम कह रहे हैं रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है और दूसरी तरफ रिसोर्सेज का हम इफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो हमने भरपूर इस्तेमाल किया, पूर्ण प्रयोग करने का मतलब है कि कोई भी रिसोर्स बेकार नहीं पड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट लेवल की स्थिति जो है वो देश के अंदर में अच्छी खासी बनी हुई है, ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है। जहाँ पर हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, कि देश में सभी रिसोर्सेज को, सभी संसाधनों को काम मिला हुआ है, ठीक है, और वो इफिशियंट वे में यूज हो रहे हैं। दैट मीन्स कि ऑप्टिमम यूज हो रहा है रिसोर्सेज का, या फिर कुशलतम उपयोग हो रहा है, या फिर कह सकते हैं अनुकूलतम उपयोग हो रहा है। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्या है, पांचवा देख लीजिए कि एजम्पशन क्या लिया गया है उत्पादन संभावना वक्र के लिए। कह रहा है कि उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि देयर इज नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। बीच में मैंने कहा ना कि अगर उत्पादन की प्रक्रिया करनी है तो पहले ही तय कर लिया जाता है ना कि किससे हम लोगों को उत्पादन करना है, लेबर इंटेंसिव से या फिर कैपिटल इंटेंसिव से। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही समझा दिया था कि लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है कि उत्पादन की प्रक्रिया में ज़्यादा लेबर लगे हुए और कम पूंजी। और लेबर इंटेंसिव के बाद टेक्निक जो आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है उसमें क्या कहते हैं कि कैपिटल का अमाउंट ज़्यादा है और वहाँ पर श्रम की मात्रा या फिर लेबर की मात्रा कम है। तो ये हमें जो भी तकनीक दिया हुआ है ये फिक्स है, उसमें कोई चेंजिंग बीच में नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स कि देयर इज नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और लास्ट के एजम्पशन में क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए। क्या हुआ कि उत्पादन संभावना वक्र के लिए एक सबसे बड़ा एजम्पशन है कि उपलब्ध साधन जो है ना, उपलब्ध संसाधन वो सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से कुशल नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे एक वर्कर है, मान लीजिए कारीगर है, वो क्या हर एक तरह की वस्तुओं में एक जैसा एक्सपर्ट होगा? बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा होता नहीं है। एक संसाधन जो है ना किसी एक के प्रोडक्शन में खूब माहिर होगा तो दूसरे के प्रोडक्शन में उतना ज़्यादा माहिर नहीं होगा। जैसे समझिए यहाँ पर हम इसे अंग्रेजी में भी लिख दिए, फिर आपको हम एग्जाम्पल भी देते हैं। क्या मैंने लिखा है, अवेलेबल रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली इफिशियंट। क्या बोल रहा है, नॉट इक्वली इफिशियंट इन प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑल गुड्स। जैसे कि हमें मान लीजिए कि सर्विस प्रोवाइड करना है, हम सर्विस तो दे रहे हैं आप लोगों को, लेकिन अगर हमें कहा जाए कि भैया आप फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दो, ठीक है, तो हमसे फिजिक्स तो ना हो पाएगा भाई उतना अच्छा से, ठीक है। हम आपको बता तो सकते हैं लेकिन अच्छे से नहीं बता सकते। हो सकता है कि मुझे भी बताते बताते कहीं प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि हमने उसको फेस किया ही नहीं है ज़्यादा, है ना। हमने अपना ज़्यादा समय इकोनॉमिक्स पर जो है व्यतीत किया है। इसके मतलब है कि हम इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज्ड हैं, अदर सब्जेक्ट के लिए नहीं। इसका मतलब हम सोए हुए भी आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन खुली हुई आँखों के साथ भी हम फिजिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि मैंने उस पर टाइम ज़्यादा दिया ही नहीं है, उस पर मेरा अनुभव ही बहुत कम है ना। लेकिन इस सब्जेक्ट पे कहा जाए जहाँ पर हम आपको अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए, तो हम आपको किसी भी फॉर्मेट में सवाल पूछो हम उसका जवाब बिल्कुल कटिंग करके भी दे सकते हैं है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सारे रिसोर्सेज जो है वो एक जैसे इफिशियंट नहीं होते हैं, एक जैसे माहिर नहीं होते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर देखेंगे टेबल और डायग्राम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है आपका, तो पूरी वीडियो आप जरूर देखिए अंत तक। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उत्पादन संभावना वक्र को निम्न तालिका, है ना,
एवं रेखा चित्र, ठीक है, निम्न तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा जो हम स्पष्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैन बी एक्सप्लेन ग्राफिकली इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, अब देखिए हमने कैसे इसे मेंशन किया है। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एक तरफ मैंने लिखा है संयोग को, यानी कि संभावना भी आप इसे बोल सकते हैं, उत्पादन संभावना भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने लिखा है एक वस्तु का उत्पादन जो कि है एक्स वस्तु, ठीक है, तो एक्स वस्तु का उत्पादन, और यहाँ पर है दूसरी वस्तु का उत्पादन जिसे हम मान रहे हैं वाई वस्तु का उत्पादन। तो दो वस्तु कोई सा भी आप ले सकते हैं, कपड़ा ले लीजिए, चावल ले लीजिए, मशीन ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, मतलब दो वस्तु कोई सा भी आपको ले लेना है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर मैंने जो है एक चीज़ और लिखा है सीमांत अवसर लागत। अब देखिए होता क्या है सो, ठीक है, यहाँ पर जैसे देखा कि मैंने रखा क्या, संयोग ये नाम दिया है, और संयोग ये कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिए कि हमने सारे रिसोर्स देश में जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उन सभी को मैंने लगा दिया। मान लीजिए कि वाई वस्तु के उत्पादन में तो वाई का अधिकतम उत्पादन 50 इकाई हो सकता है, यानी कि हमारे रिसोर्सेज की मैक्सिमम कैपेबिलिटी, मैक्सिमम इफिशिएंट वे में यूज करके हम जो है वो वाई वस्तु को 50 इकाई से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम समझ लीजिए कि रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से हम यूज कर चुके हैं वाई वस्तु के लिए। ठीक है ना, बात समझ में आ गया होगा। लेकिन मैंने कहा कि सारे रिसोर्सेज केवल वाई वस्तु के प्रोडक्शन में लगे हैं और इसी वजह से एक्स वस्तु का प्रोडक्शन शून्य है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब तो हमें केवल एक्स वस्तु के उत्पादन करने से तो काम नहीं चलेगा, देश में हमें दूसरी भी वस्तु का उत्पादन करना होता है। तो इसलिए हम दूसरा संभावना क्या देख पा रहे हैं भाई, कि अगर हमने एक्स वस्तु के बाद 0 इकाई के बाद अगर हमने सोच लिया कि एक्स वस्तु का भी 1 इकाई प्रोडक्शन करना है, यानी कि हम संयोग बी पर आ गए, तो यहाँ पर हम एक्स वस्तु का 1 इकाई जरूर उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त केवल इकाई के लिए, जहाँ पर हम एक्स वस्तु की पहले 0 इकाई उत्पादन कर रहे थे, तो एक एक्स्ट्रा इकाई तो बढ़ा ना, तो एक अतिरिक्त इकाई करने के लिए केवल ध्यान रखिएगा कि एक्स वस्तु की केवल एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु की देख सकते हैं हमें कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ा है, तो 5 इकाइयों का, यानी कि पहले कर रहे थे हम 50 इकाई वाई वस्तु का उत्पादन और अब कर रहे हैं 45 इकाई ही मात्र हम वाई वस्तु का उत्पादन। तो आप ये समझ पाए होंगे कि केवल एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए वाई वस्तु की 5 इकाइयों का त्याग करना पड़ा है, सेक्रीफाइस करना पड़ा है। क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पर हम इसे मेंशन कर रहे हैं कि एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु की 5 इकाइयों को कम करना पड़ा या फिर त्याग करना पड़ा या फिर सेक्रीफाइस करना पड़ा। क्लियर है ना? यहाँ पर देखिए सेक्रीफाइस का यही रेट ना जो हमारा 5 आया है, हमने जो सेक्रीफाइस किया है वही रेट हमारा कहलाता है सीमांत अवसर लागत, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बात किया आगे कि फिर से अगर हम संयोग सी पर चले जाते हैं तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर हमने एक्स वस्तु का उत्पादन 2 इकाई किया तो वाई वस्तु का उत्पादन देख सकते हैं 35 इकाई हो गया, यानी कि इस बार मुझे पहले की तुलना में ज़्यादा त्याग करना पड़ा। पहले तो मात्र हम 5 इकाई कम कर रहे थे, लेकिन अब हम एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए, एक तो चूंकि पहले से कर रहे थे तो केवल एक्स वस्तु की एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किए, इसके लिए मुझे जो है वाई वस्तु का 10 इकाई कम करना पड़ गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ऐसा क्यों रहा भाई? क्योंकि हमने कहा कि हमारे रिसोर्सेस हर एक तरह के गुड्स के प्रोडक्शन में इक्वली इफिशिएंट नहीं होते हैं। देख लीजिए अब फिर से एक्स वस्तु की केवल एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए मुझे वाई वस्तु का जो है देख सकते हैं कि 15 इकाइयों का त्याग करना पड़ा। सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा? 15 इकाई। तो यही ना है सीमांत अवसर लागत, यानी कि हम देख रहे हैं फिर से कि हम अगर संयोग ई पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम एक्स वस्तु की 4 इकाई उत्पादन करने लगे तो वाई वस्तु का उत्पादन 0 हो चुका है, यानी कि अब मुझे जो है वो 20 इकाई का त्याग करना पड़ गया। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम चीज़ें पता कर पा रहे हैं कि अगर मैंने सारे रिसोर्सेज जो है वाई वस्तु के उत्पादन में झोंक दिया तो वाई वस्तु का अधिकतम उत्पादन 50 इकाई हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और उस समय एक्स वस्तु का उत्पादन 0 है,
लेकिन जैसे जैसे हमने एक्स वस्तु का उत्पादन को बढ़ाया तो एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ता चला गया, लेकिन वाई वस्तु का उत्पादन घटता चला गया, और घटते घटते ये भी देखिए कि हमारा शून्य हो जाता है। यानी कि जब हमारा सारा रिसोर्स लग चुका होता है एक्स वस्तु के प्रोडक्शन में, तो एक्स का मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन 4 इकाई हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इस समय वाई वस्तु का उत्पादन 0 हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो एक्स वस्तु के उत्पादन में कितना ज़्यादा इफ़िशियंट हो सकता है। बात समझ में आ गया होगा। तो इस ढंग से हम मैक्सिमम कैपेसिटी पता करते हैं एक इकोनॉमी का, ताकि हम जान सकें कि अगर मुझे ये दोनों वस्तुओं में उत्पादन करना है तो क्या क्या संभावनाएं या फिर क्या क्या संयोग हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान किया होगा कि एक्स वस्तु की पहले एक अतिरिक्त इकाई के लिए हम 5 इकाइयों को छोड़ रहे थे वाई वस्तु की, अब फिर से हम एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए वाई वस्तु की 10 इकाई छोड़ रहे थे, और फिर से एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए इस बार हम जो है वो 15 इकाई छोड़ रहे हैं, और फिर से एक अतिरिक्त इकाई के लिए अब हम 20 इकाई को छोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि सीमांत अवसर लागत देख रहे हैं, प्रत्येक बार ये बढ़ते हुए जा रहा है। पहले आया 5:1, फिर आया 10:1, फिर 15:1 और फिर से 20:1। तो सीमांत अवसर लागत क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर इसी से पता चलता है कि हमारा उत्पादन संभावना वक्र जो है वो मूल बिंदु की ओर अवतल होगा कि उत्तल होगा। ठीक है, तो हमने एक्स वस्तु को रख दिया है, देख सकते हैं डायग्राम में एक्स अक्ष पर, और वाई वस्तु को रख दिया मैंने वाई अक्ष पर, है ना। इधर देख सकते हैं एक्स वस्तु का उत्पादन, यहाँ पे वाई वस्तु का उत्पादन। तो जब हम एक्स वस्तु का उत्पादन 0 कर रहे हैं तो वाई वस्तु का उत्पादन देख सकते हैं 50 इकाई है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने एक्स वस्तु का 1 इकाई उत्पादन करना शुरू कर दिया तो वाई वस्तु का उत्पादन देख सकते हैं मात्र 45 इकाई हो रहा है यहाँ पर, जो कि 50 और 40 के बीचों बीच में हम इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो आने की ये वाला मैच कर गया। क्लियर है। इसी ढंग से जब मैंने एक्स वस्तु का और भी अधिक इकाई का जो है यानी कि उत्पादन शुरू कर दिया, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अब मुझे जो है वो मात्र वाई वस्तु कितना प्राप्त हो पा रहा है, तो वही 35 इकाई। ठीक है, इसी ढंग से जब हम एक्स वस्तु की फिर से एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं तो वाई वस्तु का अधिकतम उत्पादन जो है हम कितना ले पा रहे हैं, मात्र 20 इकाई। तो इस ढंग से फिर देखें आगे जा करके तो हमें क्या मिल रहा है भाई कि एक्स वस्तु की फिर से एक अतिरिक्त इकाई के लिए वाई का उत्पादन घटते घटते यहाँ पर 0 हो चुका है, शून्य हो चुका है। क्लियर है। तो मुझे 2 लिमिटेशंस मिल गए, एक तो यहाँ पर पॉइंट ई जिसका नाम दिया जा रहा है, और दूसरा पॉइंट ये। तो अगर हम देखें तो बीच में भी बी सी डी यहाँ पर सभी जो है मिले थे, और इन सबको अगर आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो हमारा बनेगा क्या, ए से लेकर के हमारा ई तक जो पॉइंट मिल गया है ना, जो लाइन बना वो हमारा कहलाता है उत्पादन संभावना वक्र। मतलब ये बन गया हमारा संभावना। अब इसके अंदर तो हम उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर अगर उत्पादन करने की बात करें तो हम उसे प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज की मैक्सिमम कैपेसिटी इन 2 वस्तुओं के उत्पादन के लिए इतना और इतना है। समझ पाए। जहाँ पर यहाँ अगर टच कर रहा है उत्पादन संभावना वक्र, तो बतलाता है कि ये वाई वस्तु का अधिकतम उत्पादन है जब एक्स वस्तु का उत्पादन 0 होगा। लेकिन अगर जो है उत्पादन संभावना वक्र एक्स अक्ष पर छूते हुए है, तो इसका मतलब एक्स का उत्पादन अधिकतम हो सकता है, जबकि वाई का उत्पादन उस समय 0 होगा। तो ये बात आप समझ गए हैं। लेकिन अगर हम देखें कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर आप इसे जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए, ये अगर बढ़ते हुए है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि सीमांत जो है अवसर लागत बढ़ने के कारण हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है ये इस मूल बिंदु से देख रहे हैं दूर भाग रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि यह मूल बिंदु की ओर अवतल है, यानी कि कनकेव टू दी ओरिजिन है। बात समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे और एक्सप्लेनेशन करते हैं इस टेबल और डायग्राम के बारे में। आप देखिएगा हमने किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। आपको भी अगर इस तरह से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो पहले टेबल और डायग्राम अपने जो है वो हिसाब से बनाइए, ठीक है। और किस तरीके से बनाना आपको समझ में आ चुका है। तो टेबल को रटना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई के लिए वाई वस्तु की पहले की अपेक्षा ज़्यादा इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोला कि उपरोक्त तालिका एवं रेखा चित्र से यह स्पष्ट है कि जो संयोग मिल रहे थे ना ए बी सी और डी ई जितने भी, तो ये सभी क्या हैं, उत्पादन के विभिन्न संयोग हैं।
है ना, हमने लिखा भी था ABCD को क्या, विभिन्न संयोग जिन्हें दी हुई तकनीक तथा संसाधनों द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डायग्राम में आपने संयोग देखा है, जो कॉम्बिनेशन देखा है कि यहाँ पर भी एक संयोग बन रहा था, यहाँ पर भी, तो ये सब सभी तो उत्पादन संभावना वक्र पर ही बन रहे थे। तो उत्पादन संभावना वक्र पर कोई भी बिंदु जो बन रहा है उससे हम तो उत्पादन कर सकते हैं दिए हुए संसाधन और तकनीक की मदद से। लेकिन अगर उत्पादन संभावना वक्र के बाहर मान लीजिए इधर कोई बिंदु है तो हम इसका उत्पादन नहीं कर सकते। क्यों भाई? चूंकि हमारे संसाधन से पता चल रहा था कि हम एक्स वस्तु का देख सकते हैं कि अधिकतम उत्पादन मात्र 4 कर सकते हैं, जबकि ये देखिए 5 को इंडिकेट कर रहा है और इधर भी बता रहा है कि वाई वस्तु का उत्पादन 40 इकाई है। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 35 इकाई हम जब वाई वस्तु का उत्पादन कर रहे थे तो एक्स का मात्र 2 इकाई था, तो फिर हम एक्स का 5 इकाई और वाई का 40 इकाई कैसे कर सकते हैं? मतलब इसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना? लेकिन इस वक्र के अंदर, इस उत्पादन संभावना सीमा के अंदर कहीं भी एक पॉइंट बना तो हम इसे उत्पादन कर सकते हैं, चूंकि ये हमारी कैपेसिटी के अंदर है। क्लियर है ना बात? चलिए, हम जैसे कह दें आपको कि आपने जो है 10th पास कर लिया बहुत अच्छे स्कोर से, लेकिन फिर से आपको हम कह रहे हैं कि 10th जाकर के दीजिए, तो आप आसानी से बैठ करके दे सकते हो। लेकिन हम आपको कह दें कि नहीं, आपको चले जाना है MA लेवल पर, है ना, आपको चले जाना है ग्रेजुएशन लेवल पर, तो कहोगे सर मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों? चूंकि आपकी कैपेबिलिटी उतनी जनरेट नहीं हुई, आप उतने एलिजिबल नहीं हुए हैं। अभी बात समझ में आ चुका होगा। यही बात यहाँ पर लागू हो रहा है। अब देखिए, कह रहा है कि इन सभी संयोग बिंदुओं को आपस में मिलाने पर हमें AE उत्पादन संभावना वक्र प्राप्त होता है ना। आपने देखा ही था, मैंने AE सबको आपस में क्या किया था, आपस में इस प्रकार से मिला दिया। A बिंदु यहाँ पर था और E बिंदु यहाँ पर और बीच में BCD था, तो सबको हमने मिला दिया तो मुझे प्राप्त क्या हुआ, एक ऐसा उत्पादन संभावना वक्र प्राप्त हुआ। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित जितने भी बिंदु था संयोग ABCDE, है ना, तो उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित कोई भी बिंदु यह दर्शाता है कि दी हुई तकनीक तथा संसाधनों द्वारा इन उत्पादन संयोगों को प्राप्त किया जा सकता है, जहां संसाधन का जो है पूर्ण एवं अनुकूलतम प्रयोग होता है। ये तो अजम्पशन में ही कहा था कि संसाधन का बेहतर इस्तेमाल करना है और आपको दो वस्तुओं की कैपेबिलिटी पता लगानी है कि दोनों वस्तुओं का उत्पादन क्षमता हमारे देश के अंदर में है क्या, है ना। अब देखिए आगे, इसी बात को हमने यहाँ पर भी जिक्र किया कि उत्पादन संभावना वक्र के बाहर स्थित कोई भी बिंदु इस बात को व्यक्त करता है कि उपलब्ध सीमित संसाधनों द्वारा तथा दी हुई तकनीक के ज्ञान स्तर द्वारा हम उस वस्तु जो है वो संयोग को या फिर उत्पादन संयोग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः इसे हम उत्पादन का अपर्याप्त संयोग या फिर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहेंगे। क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हम उसको प्राप्त ही नहीं कर सकते इसलिए उसको अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहेंगे। इसी तरह उत्पादन संभावना वक्र के अंदर स्थित कोई भी बिंदु इस बात को व्यक्त करता है कि उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से उस उत्पादन संयोग को तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इनका मतलब यह भी हुआ कि हम संसाधन का अपूर्ण और अकुशल तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि इफिशिएंट वे में हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। कब? जब हमारा उत्पादन संभावना सीमा के अंदर कोई बिंदु है तो उत्पादन इसका किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से हम समझ पाएंगे कि संसाधन यहाँ पर ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्योंकि संसाधन का जब ठीक ढंग से प्रयोग होता है तब तो हमें ये कैपेसिटी मिल रही थी, है ना, ये संयोग प्राप्त हो रहे थे। लेकिन उत्पादन संभावना सीमा के अंदर कोई बिंदु है तो उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, और उसे प्राप्त तो कर सकते हैं लेकिन संसाधन हमारा ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं होगा, अपूर्ण तरीके से प्रयोग होगा या फिर अकुशल रूप में प्रयोग होगा, तो हम उसे अनकी रिसोर्सेज का कह सकते हैं कि इनएफिशिएंट वे में यूज किया जा रहा है। अब वही बातें मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया, अंग्रेजी से सेम टू सेम बात लिखा है मैंने, कुछ भी अलग नहीं है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एबव टेबल एंड डायग्राम दैट A, B, C, D and E are the different combinations of output that can be produced with a given technology and resources. Joining all these combinations या फिर all the coincidence लिखा गया यहाँ पर, आप combinations कर लीजिएगा, ठीक है, points together, अगर सभी को एक साथ में मिला दिया जाए तो हमें मिलेगा क्या, AE इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें प्राप्त होता है। और एनी पॉइंट, है ना, कोई भी बिंदु on the production possibility curve indicates that these production combinations can be achieved with a given technology and resources.
कोई भी अगर पॉइंट जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर में बना हुआ है तो हम इन सारे कॉम्बिनेशंस को अटेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वेयर देयर इज फुल एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पर हम समझेंगे कि संसाधन का फुल और प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। बट एनी पॉइंट लाइंग आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री इंडिकेट्स दैट, सूचित करता है या फिर इंगित करता है कि द प्रोडक्शन कॉम्बिनेशंस कैन नॉट बी अचीव्ड। तो हम अगर समझते हैं कि उत्पादन संभावना सीमा ये है और बाहर में अगर कोई पॉइंट है तो हम उसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना, जो हमारे पास अवेलेबल हैं, एंड गिवन लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज, हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। हैंस हम कह सकते हैं इट इज़ कॉल्ड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। और इसी ढंग से हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि सिमिलरली, है ना, इसी तरह से एनी पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, और इसकी बाउंड्री के अंदर में है, इंडिकेट करता है क्या, बोल रहा है कि इंडिकेट्स दैट द प्रोडक्शन कॉम्बिनेशंस कैन बी अचीव्ड थ्रू द अवेलेबल रिसोर्सेज, बट इट ऑल्सो मीन्स, और इसका मतलब यह भी होगा कि देयर इज एन इनकम्प्लीट एंड इनफिशियंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज इज हैपनिंग, यानी कि संसाधन का बेहतर प्रयोग नहीं किया जा रहा है, संसाधन को एकदम ठीक ढंग से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सीधा समझ पाए? चलिए अब हम लोग देखते हैं जरा सा बात क्या कि उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल बन रहा है वो कैसा है, ऋणात्मक ढाल है, यानी कि नेगेटिव स्लोप वाला है, जो कि बाएं से दाएं की ओर गिरता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को हमेशा से यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, जो कि यह इंगित करता है कि एक वस्तु के उत्पादन को अगर हम बढ़ाए तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम करना ही होगा, क्योंकि रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज जो है क्या है, लिमिटेड हैं। क्लियर है? इसी तरह से हम देखें, यदि हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का जो है उत्पादन करते हैं तो हमें दूसरी वस्तु के उत्पादन का जो है यानी कि अधिक इकाइयों का पहले की अपेक्षा त्याग करना पड़ता है, जिसे हम कह सकते हैं कि बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत है ना। जैसे क्या कह सकते हैं कि सीमांत अवसर लागत बढ़ रही है, इसलिए कह सकते हैं कि बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत है। और ध्यान रखिएगा, बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत के कारण उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, यानी कि अवतल होती है, या फिर कह सकते हैं कनकेव होती है। ठीक है, तो उसका मेन रीजन क्या था कि सीमांत अवसर लागत बढ़ती हुई होती है। ठीक है, यहाँ पर एक बात मैंने और भी नोट किया है कि यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, जो मैंने हिंदी में लिखा था, है ना, एंड फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हैंस इट इंडिकेट्स दैट इन order to increase the production of one commodity, the production of the other has to be reduced। यानी कि एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें जो है वो दूसरे का उत्पादन कम करना ही पड़ेगा। इन दिस वे, इस प्रकार से क्या होगा, इफ वी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ वन गुड, देन मोर यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स हैव टू बी सेक्रीफाइस्ड। तो हमें दूसरी वस्तु की अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, विच वी कॉल, और जिसको हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्लियर हो चुका होगा ये सब सारे कंसेप्ट। अब एक बात को मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है क्या, कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल हस्तांतरण की सीमांत दर, जिसे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते थे, और इसका एक और नाम दिया गया है। ठीक है, हालांकि थोड़ा बहुत अंतर है दोनों में, हम बता देंगे अगली वीडियो में। तो MRT के बराबर होता है, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र या फिर PPC जो है किसके बराबर होगा, तो हस्तांतरण की सीमांत दर यानी कि MRT के बराबर होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यानी कि हस्तांतरण की सीमांत दर जो है उत्पादन संभावना वक्र के ढाल को इंगित करती है या फिर इसके स्लोप को बताती है। यानी कि द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज इक्वल टू द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर, दैट इज द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर आपने बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने कंसेप्ट को डील किया है। तो मिलते हैं फिर से हम अगली वीडियो में, जहां पर हम आपको बताएंगे कि उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का और भी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझा करके ही हम आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर जिसे आप MCQ कहते हैं, तो कंप्लीट हम लोग MCQ करने वाले हैं। बिल्कुल तैयार रहिए, दबा करके हम लोग तैयारी करेंगे और कोई भी प्रश्न एग्जामिनेशन में छोड़ना नहीं है। चलिए मिलेंगे फिर से हम लोग अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक कहते हैं ना हमेशा आपको हम कि रिसोर्सेज बड़ा कम हैं,
तो क्यों ना हम उन रिसोर्सेज का ख्याल रखते हुए आसपास में साफ़ सफाई बनाए रखें, ताकि हमारे रिसोर्सेज भी हैं जो है बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर बना रहे और हम भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रख सकें। परीक्षा तिथि नज़दीक आते जा रही है तो धड़कन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ाने की ज़रूरत है। कलम को जितना दौड़ा सकते हैं रफ कॉपी के ऊपर में दौड़ाइए, है ना। रिवीजन जितना कर सकते हैं कीजिए। मिलेंगे फिर से हम अगली वीडियो अगले कंटेंट के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।